वेलकम बैक स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस फोर्थ पार्ट में हम वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने काफ़ी हद तक किसानों के बारे में समझा। और किसानों के बारे में हमने वैसे तो पूरी तरीके से एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम से पढ़ने की शुरुआत करी थी और उससे पुराना इतिहास भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से संथाल और पहाड़ी के लोगों की कंडीशन खराब थी। अब दोस्तों आपको एक फैक्ट और सच्चाई बात बताता हूँ इस फोर्थ पार्ट के अंदर। वो बात यह है कि कंपनी को अच्छी तरीके से पता था कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने जिस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट को जनता के सामने लाया और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ जमींदारों को और पूरी तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बड़ा फायदा होता था। सिर्फ और सिर्फ फंसते थे तो कौन फंसते थे? सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से किसान, जैसे हम बटाईदार भी बोलते हैं और रैयत भी इनको बोला जाता है, शेयर क्रॉपर्स इंग्लिश में बोलते हैं। अब मेन बात ये थी कि कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ चुका था कि यार जिस तरीके से ज़मींदार जो हैं वो साल दर साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते ही जा रहे हैं। देन फाइनली कंपनी ने डिसाइड करा कि अगर ब्रोकरेज अगर हम ज़मींदार को दे रहे हैं तो ज़मींदारों से उनकी ज़मींदारी छीन ली जाए और डायरेक्टली पैसे का सिस्टम हम डायरेक्टली किसानों से लेने लग जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ब्रोकरेज हमें कंपनी ज़मींदारों को दे रही थी वो ब्रोकरेज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हम डायरेक्टली किसानों से पैसा लेना चालू कर देंगे। याद रखना, अगेन बता रहा हूँ, परमानेंट सेटलमेंट काफ़ी लंबे समय तक बंगाल, यूपी, बिहार ऐसे प्लेसेस पे परमानेंट सेटलमेंट चला था। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के अलावा एक और सेटलमेंट था जिसे हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट बोलते हैं। रैयतवाड़ी सेटलमेंट गुजरात के अंदर, रैयतवाड़ी सेटलमेंट बंगाल के बॉम्बे के अंदर, पुणे के अंदर, ऐसी जगहों के अंदर रैयतवाड़ी सेटलमेंट भी चले थे। तो दोस्तों अभी हमें आगे जानना है, अभी हमें आगे नई जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में हमें समझने की कोशिश करनी है। The permanent revenue system was not extend beyond the Bengal. One reason was that since the revenue was fixed, the state could not claim any share of the increased revenue. So in the territory annexed of the 19th century, temporary revenue settlement were made. बहुत अच्छी बात NCERT के अंदर बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। क्लियर कट बोल दिया गया कि जिस तरीके से अगर हम जमींदार को बोलते थे कि फिक्स पैसा, अगर आपको एक साल का इतना पैसा देना है तो आपको इतना ही पैसा देना है, ना ही कंपनी को उससे ज़्यादा देना है और ना ही कंपनी को उससे कम देना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी को ये होने लग गई कि यार ज़मीन भी फर्टिलाइज हो गई है, ज़मीन भी उस तरीके से फर्टिलाइज हो चुकी है और ज़मींदार अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर कर ले तो जो भी इंक्रीजमेंट होता है, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आता है वो सारा का सारा ज़मींदारों को मिल जाता है। और जब सारा का सारा पैसा ज़मींदारों को मिल जाता है और कंपनी को सिर्फ पैसा रेंट के रूप में पैसा मिलता है तो यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था। दैट इज़ अ परमानेंट सेटलमेंट इस तरीके से ख़त्म कर दिया गया और न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरुआत करी गई। और न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेविड रिकार्डो करके इनका नाम है, लेकिन इनकी ओनरशिप के ऊपर बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। ये इंग्लैंड के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ऑफिसर हैं। इनकी रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लागू करी गई। बॉम्बे के बहुत सारे प्रांतों के अंदर इनको लागू करा गया और इन्होंने कहा कि अगर आपको नई लैंड रेवेन्यू सिस्टम लानी है तो आपको इस तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम लानी चाहिए। क्या कहा उन्होंने? लैंड ऑनर शुड क्लेम ओनली एवरेज रेंट। एवरेज रेंट का मतलब क्या होता है और ये चीज आपके पेपर के अंदर आएगी। एवरेज रेंट का मतलब होता है केवल औसतन किराया। औसतन किराया का मतलब एवरेज रेंट होता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर आपको नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू करना है बॉम्बे के प्लेसेस में तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हेन द लैंड यील्ड मोर देन द एवरेज रेंट द लैंड ओनर हैज द सरप्लस दैट द स्टेट नीडेड टू बी टैक्स। यानी कि जब भूमि औसत किराए से अधिक हो गई हो तो भूमि मालिक के पास अधिशेष है जिससे राज्य को कर लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, सिंपल और आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मल से ये कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक खेत का हिस्सा है, इस खेत के हिस्से से, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ से, इस खेत के हिस्से से आप हर साल क्या कहते हैं 100 किलो गेहूं उगा लिया करते थे और जो आपको फैमिली के लिए इतना इनफ होता था। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल 150 किलो गेहूं पैदा हो गया तो सरप्लस कितना हुआ? सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा कितना हुआ, उसे सरप्लस कहा जाता है, जिसको ये पूरी तरीके से बेच भी सकते हैं और इसके थ्रू व्यापार भी कर सकते हैं। तो ऐसे पैसे में सरकार ने कहा कि जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस पैदा होता है
यहाँ से ही आपको किसानों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, नहीं तो खुद किसान परेशान हो जाएगा और वो आपको टैक्स भी नहीं दे पाएगा, है ना। तो एक ये भी एक अच्छा तरीका था, ये बताया था किसने, डेविड रिकार्ड करके इनका नाम है, इन्होंने इसको बताने की कोशिश करी थी। ओके, तो ये एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो पूरी तरीके से बंगाल में शुरू करी जानी थी, वो पूरी तरीके से क्या हुआ, वो रिचर्ड ने पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करा कि एवरेज रेंट के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। There, the zamindar seems to be turned into the renter, leasing out land and living on rental income. रेंटल का मतलब होता है, ये टर्म उन लोगों के लिए करा जाता है जो रेंटल इनकम अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होने लगे। अब क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो बड़े बड़े जमींदारों ने क्या करा, किसानों को अपनी जमीनें रेंट पे देनी चालू कर दी और उनसे रेंट के थ्रू, जिस तरीके से कंपनी जमींदारों से रेंट के थ्रू पैसा लेती थी और कंपनी जमींदारों को बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा दे देती थी और कहती थी आज से आप इस ज़मीन के मालिक हैं 30 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, वैसा ही जब रैयतवाड़ी सेटलमेंट शुरू करा गया तो ज़मींदारों के पास जो अपनी खुद की ज़मीनें थी, वो ज़मीनें ये छोटे छोटे किसानों को रेंट के रूप में देते थे और साल का रेंट के रूप में अपना पैसा उठा लिया करते थे। ये ज़मींदारी सिस्टम का एक सिस्टम था। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या हो गया, रैयतवाड़ी सेटलमेंट पूरी तरीके से बॉम्बे के हिस्से में बनाया गया, जिसका मतलब ये होता है ऐसे किसान जिनके पास या तो ज़मीनें रेंट पे है और सरप्लस पैदा कर रही है, या तो उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हैं और उससे वो सरप्लस पैदा कर रहे हैं। तो अब अंग्रेजी सरकार क्या करेगी, अब ज़मींदारों से पैसा नहीं लेगी, अब डायरेक्टली किसानों से पैसा लेगी, इसीलिए से रैयतवाड़ी सिस्टम बोला जाता है। और रैयतवाड़ी सिस्टम आपको पता है, किसान दो ही प्रकार के होते हैं, खुदकश किसान और फाइकस किसान। खुदकश किसान वो किसान होते हैं जो खुद की ही ज़मीन पे खेती करते हैं और खुद की ही ज़मीन पे रहते हैं गांव के अंदर। फाइकस किसान वो किसान होते हैं जो दूसरों की ज़मीनों पे जाके काम कर रहे हैं, तो ये तो रेंट नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो हटा और रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था दूसरे इलाकों में होना चालू हो गया। The average income from the different type of soil was estimated. The revenue paying capacity of the Rayyat was assessed on the proportion of its fixed as a share of a state. मतलब बाद में ये तय कर दिया गया कि किस तरीके से कहाँ पे कैसी मिट्टी है और उस मिट्टी के अंदर किस प्रोपोर्शन में कैसे कैसे एसेट को उगाया जा रहा है। उस तरीके से कंपनी डिसाइड करेगी कि 30 सालों तक इसे रीसर्वे करती रहेगी, कंपनी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उस तरीके से इस सेटलमेंट को चला दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो बनाया गया बॉम्बे के अंदर और जिसकी शुरुआत परमानेंट सेटलमेंट से हुई थी, वो बनाया गया था बंगाल के लोगों के लिए स्पेशल। तो दोनों में ये डिफरेंस है, पेपर में अगर आता है तो आप जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे कहानी शुरुआत होती है, वो रिवॉल्ट से ही शुरू होती है। रिवॉल्ट की कहानी क्या है, रिवॉल्ट की कहानी सिंपल सी ये कि जिस तरीके से रैयतवाड़ी सेटलमेंट शुरू हुआ और किसानों को कहा गया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को साल का ये रेंट देना है। अब आपकी फसल पैदा हो या ना हो, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में किसान करेगा क्या, ऐसे में किसान कंपनी को पैसा भरने के लिए या तो बड़े जमींदारों से पैसा लेगा, और जब बड़े जमींदारों से पैसा लेगा तो जमींदार जो है उसको जर जरूर या जमीन इसको गिरवी रखकर ही उनको पैसा देने की शुरुआत करेंगे। मनी लैंडर्स अब क्या करेंगे, किसानों को पूरी तरीके से पैसा उधार देंगे और किसान उन पैसे को उधार इकट्ठा लेके वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। सिर्फ किस आस में, सिर्फ इस आस में कि पूरी तरीके से अंग्रेजी सरकार जो है एक मतलब उनकी फसल अच्छी होगी एक दिन और वो उसका प्रॉफिट ले पाएंगे, और जो मनी लैंडर से पैसा लिया हुआ है उनको वापस दे देंगे और खुद अपने बीवी बच्चे घर को पाल लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे एक रिवॉल्ट बताता है 16 मई 1875 के अंदर पुणे के जिला मजिस्ट्रेट है, वो उस समय पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। शनिवार 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह से जला दिया गया है, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया है और उसमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई है। खाता पत्र, बॉन्ड, अनाज, देसी कपड़ा सड़क पर लगाकर जला दिया गया है, जहां राख के ढेर अब भी दिख रहे हैं। मुख्यतः कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 2000 का चोरी का माल छुड़वा लिया, अनुमान 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई। साहूकार का दावा है 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दक्कन दंगा आयोग, अब ये क्या है दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग एक मजिस्ट्रेट के अंडर में बनाया गया एक पूरी तरीके से रिपोर्ट थी, जिसमें बताने की क्या कोशिश करी गई, बताने की कोशिश करी गई किस तरीके से जो मनी लैंडर्स थे, किसानों को जो पैसा उधार दिया करते थे वो कुछ ज्यादा ही ले लिया करते थे ब्याज के रूप में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी किसान को
पूरी तरीके से किसी किसान को अगर मान लीजिए 100 रुपये दिया एज अ पैसे के लिए कि चलिए ठीक है आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना और मुझे बाद में दे देना, लेकिन जो 100 रुपये मनी लैंडर ने किसी किसान को दिए हैं तो उसमें उसके बदले में ये उम्मीद करता था कि उससे 2 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, 3 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, जैसे 5% ब्याज है तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। लेकिन यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं था। यहाँ पे जमींदार, ये मनी लैंडर्स, ये बड़े बड़े रैयत लोग जो होते थे, वो जोतदार जिन्हें हम बोलते हैं, वो लोग होते थे, तो कोई फिक्स फेयर नहीं होता था। और यहाँ पर कभी कभी 100 रुपये के ऊपर 1000 रुपये भी पूरी तरीके से टैक्स के रूप में ले लेते थे, मतलब एज अ ब्याज के रूप में ले लेते थे। और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि बेचारों को, किसानों को, एक तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भी पिसते रहे और दूसरा फिर ये मनी लैंडर्स के थ्रू भी पिसते रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस था जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि समाचार पत्रों के अंदर ये रिपोर्ट सामने आई। रैयत और साहूकार शीर्ष नामक निम्नलिखित रिपोर्ट में 6 जून 1875 के दिन नेटिव ओपिनियन, एक अखबार का नाम है, में छपी उस बॉम्बे की नेटिव न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। यथार्थवाद उद्धव किया गया है, हिंदी में इसको बताया गया है कि वे सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते थे कि क्या सरकारी अधिकारी आ रहे हैं और अपराधियों को समय रहते उसके आने की सूचना दे देते थे। फिर वह एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋण पत्र मतलब ये बेल बॉन्ड वाला साइन वाली बात हो गई कि बेल बॉन्ड लेते थे इन लोगों से, क्योंकि मेन तो वो ये होता था ना, किसको 100 रुपये दिए, किसको 200 रुपये दिए, अगर वही खाता जला दिया जाएगा तो भैया सारी कहानी खत्म। दैट इज वाई यहाँ पे अन्य दस्तावेज की मांग करते थे। अगर कोई भी ऋणदाता इसको इनकार करता था तो उनके घरों को जाके ये लोग जला दिया करते थे। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद था कि बेचारे पूरी तरीके से इन जमींदारों के अंडर में पिसते जा रहे थे। ये रैयत जो बेचारे पूरी तरीके से जोतदार या किसी से भी पैसा लेते थे और पैसा लेने के बाद बेचारे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे पाते थे, तो ये भी बहुत तगड़ा लॉस था पूरी तरीके से, समझ रहे हो। और अगर ये लॉस बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं आप कहोगे खुद से ही कि भैया ऐसे तो फिर फायदा ही नहीं है हमें किसी भी सरकार को या किसी भी मैं कह सकता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरीके से करने का। लेकिन दोस्तों ये क्रांति कुछ इस प्रकार थी, इस प्रकार की थी 1875 की, कि अंग्रेजों को लगा कि 1857 वाली क्रांति तो नहीं होगी दोबारा से। जिस तरीके से उन्होंने 1857 में झेला था, ऐसे शायद से उन्हें लगा कि बॉम्बे के अंदर भी कुछ ऐसा ही 1875 के अंदर हो गया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि छोटे छोटे किसान जो है बेचारे इतनी ज़्यादा दिक्कतों में आ रहे थे। और किस वजह से आ रहे थे ये मैंने आपको बता दिया किस वजह से आ रहे थे। तो एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वाई द बर्निंग बॉन्ड्स एंड द डीड्स, मतलब जब जो बॉन्ड्स और डीड्स से उनको क्यों जलाया जा रहा था, रिवॉल्ट क्यों हुआ, व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द डेक्कन कंट्री साइड एंड अबाउट द एग्रीमेंट्स चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल। और ये हमें क्या बताता है? ऑफ कोर्स यही बताता है कि उस समय पे जो बेचारे पूरी तरीके से अंग्रेजी सरकार थी वो किसानों को हर तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है और मनी लेंडर्स भी उनसे पैसे उठाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। रेवेन्यू डिमांड इन द बॉम्बे डेक्कन एंड पीजन इन डेबिटेड, द रेवेन्यू डिमांड इन ब्रिटिश प्रोविजन वाज वेरी हाई। शुरुआती समय में जो किसानों से लिए गए थे पैसे बहुत ज़्यादा थे। इन द मैनी विलेज पीजेंट ने तो कहा कि भैया हमें काम ही नहीं करना, हम गांव छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी जगह पे बॉम्बे में रहने का फायदा ही क्या है, लोगों ने गांव छोड़ दिए। और जब कभी भी रेन हार्वेस्ट नहीं हो पाता था ड्यू टू रेन फेल की वजह से, मतलब जब हार्वेस्टिंग ढंग से नहीं हो पाती थी और अच्छी तरीके से बारिश नहीं हुई, फिर भी किसानों को जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना ही देना होता था। तो ऐसे में किसान कहता था कि यार फिर फायदा क्या है, हमारा तो कोई फायदा नहीं है। अब फसल नहीं हुई है तो फिर वो मनी लेंडर से पैसा लेता है, फिर मनी लेंडर उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। तो रेवेन्यू कलेक्टर एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू विद अनमोस्ट सेवरिटी इफ द पीजन फेल टू पे हिज क्रॉप्स वर सीज्ड। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए कि कोई भी बंदा पैसे देने में मंजूरी नहीं कर पाता तो उसकी रेवेन्यू के लिए उसकी ज़मीन को कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये कितना बुरा है कि ज़मीन को भी कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से किसानों ने खेती करनी भी छोड़ दी, बहुत जगह खेती करनी छोड़ दी। और जिसको अपनी फसल बचानी है तो मनी लेंडर से जाके पैसा लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। सो दैट इज़ वाई अगर हम कहें तो 1830s के टाइम पीरियड में तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। चलो वो तो एक अलग बात है, तो दिक्कत हम सब हर समय होती रहती है। इससे इनकम जो थी किसानों की गिरने लग गई और आप कह सकते हैं कंट्री साइड के अंदर बहुत सारा अकाल पड़ने की वजह से भी तबाही मच गई थी। कल्टीवेटर्स ने मनी लैंडर से
उनसे बहुत बड़े लेवल पे पैसा लेना चालू करा और उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कर्जा हो गया। डेली बेसिस पे अपना जीवन यापन करने के लिए बड़े बड़े जमींदारों के पास बेचारे नहीं जा पाते थे। इसके लिए ये पूरी तरीके से क्या करेंगे, बेचारे कैसे कल्टीवेटर अपना जीवन जिएंगे साल भर साल, वो कैसे रेवेन्यू पे चुका पाएंगे, डेली बेसिस पे अपने किसानों को खिलाना, अपने बैल बकरियों को खिलाना, बच्चों की शादी करवाना, पढ़ाई करवाना, ऐसे छोटे लेवल पे जमींदार किसान जो है क्या करेंगे। कभी कभार बस यही होता था कि जोतदार उनकी किसी तरीके से मदद कर देते थे कि आप इस तरीके से पैसे ले लीजिए। द बोरोड रेवेन्यू कुड नॉट रियली टू बी पेड विदाउट द लोन ऑफ द मनी लेंडर। ऑफ कोर्स ऐसा होता था कि जो भी साहूकार किसी भी रैयत से पैसा लेता था वो बिना किसी टैक्स या ब्याज के पैसा नहीं लेता था। 1840 के अंदर पूरी तरीके से ऐसा एविडेंस हमें देखने को मिला कि किसानों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये बहुत बड़ा लॉस था। फाइनली जिसके अंदर गुस्सा होता है तो एक ना एक दिन वो गुस्सा निकल ही जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं द नीडेड मनी टू बाय सीड्स एंड लैंड्स फॉर ऑल दीज हैड टू टर्न वंस अगेन मनी लेंडर फॉर द लोन। डेली बेसिस पे वही, अगर किसी को बीज उगाना है तब भी उसे पैसा लेना पड़ेगा। बताओ, ये भी एक गलत चीज़ थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। एक समय ऐसा आया था कि 1950-60 के अंदर किसानों की लाइफ अच्छी हुई थी, लेकिन सोचो अगर अच्छी हुई होती तो 12 मई 1875 के अंदर ये अटैक नहीं होता। अच्छी कब हुई थी? जब कॉटन बूम हुआ था। कॉटन बूम कब हुआ था? कॉटन बूम जब हुआ था जब 1857 के अंदर क्रांति तो हुई थी, लेकिन बॉम्बे के अंदर एक एसोसिएशन बनाया गया था और एक कॉटन कंपनी के लिए ही बनाया गया था। रॉ कॉटन भारत से आता था और ये लोग कपड़ा बना के दूसरी कंट्री में भेज देते थे। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि कॉटन जो था उस समय बॉम्बे से मंगाया जाने लग गया था 1862 के टाइम पीरियड में, और 90% कॉटन जो था वो उस समय पे पूरी तरीके से ब्रिटेन के अंदर इंपोर्ट होता था, जो इंडिया से ही आता था। कारण क्या था? कारण ये था कि यहाँ पर 1862 के टाइम पीरियड में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, सिविल वॉर छिड़ गया था और ये लोग कॉटन बनाते थे और कॉटन ब्रिटेन यहाँ से अपनी कंट्री में लेके जाता था। लेकिन यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया तो ब्रिटेन को यहाँ से कॉटन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बॉम्बे से कॉटन मंगाना चालू कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा, किसानों की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई। अमेरिकन सिविल वॉर उस टाइम पीरियड पे 1861 से लेकर 1865 के बीच में चला था और उस टाइम पे मैं कह सकता हूँ महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े बड़े साहूकार हैं उन्होंने बहुत पैसा पूरी तरीके से किसानों को देना चालू करा, सिर्फ इस आशा में, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा कॉटन उगेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा और किसानों को फ़ायदा होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बदले में उनको पैसा देगी। तो ये एक तरीका था। लेकिन आप कह सकते हो कि सरकार ने नए बंदोबस्त में, आप कह सकते हो कि उस टाइम पीरियड पे जो सेटलमेंट हुआ था, न्यू सेटलमेंट इंक्रीज हुआ था, 50 से 100% और बढ़ा दिया। इससे द पीजेंट वाज अर्टली डिपेंड ऑन द मनी लेंडर्स फॉर द सर्वाइवल, बट द मनी लेंडर रिफ्यूजिंग टू कम टू द सेव देयर लाइफ। अब क्या हुआ, जब सिविल वॉर छिड़ गया, कॉटन की जरूरत पड़ने लगी तो कॉटन उगने तो लग गया, लेकिन जो जमीन का रेंट था वो 50 से 100% कर दिया गया। तो अगर कोई 35% ब्याज ले रहा है तो वो 70% ब्याज लेने लग गया सरकार के थ्रू। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस था और इसके लिए तो पूरी तरीके से मनी लेंडर्स के ऊपर ही किसानों को डिपेंड होना पड़ गया। और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने पैसा तो दिया, लेकिन वो सारे रूल्स वायलेट कर दिए पैसे देने के, जो ऑफकोर्स उन्हें नहीं करने चाहिए थे। इस तरीके से फेयर इंटरेस्ट जो था वो साहूकारों के बीच में, या मैं कह सकता हूँ जमींदारों के बीच में, या मनी लेंडर्स के बीच में फेयर इंटरेस्ट प्राइस था ही नहीं। 100 रुपये पे 1000 रुपये तक पैसा लेने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे कर्जा बढ़ाया गया, और कर्जा बढ़ाया गया तो 200 रुपये के ऊपर इन्होंने 2000 का ब्याज भी कवर किया, कि इन्होंने किसानों से, बड़े बड़े साहूकारों ने। तो ये बहुत बड़ा लॉस था। इसलिए रैयत को मनी लेंडर्स जो थे हमेशा धोखेबाज, चीटर्स यही दिखाई देते थे। वो हमेशा मनी लेंडर से कहते थे कि तुम जालसाजी में ये पत्र बना रहे हो, ये पेपर बना रहे हो, और इस तरीके से तो हम कभी भी आपके मकड़ जाल से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए 1859 के अंदर लिमिटेशन लॉ वाज पास्ड दैट स्टार्टेड लो बॉन्ड विदाउट वैलिड ओनली फॉर द 3 years। और उसके बाद 1859 के अंदर लिमिटेशन लॉ बनाया गया सरकार के द्वारा, सीमा कानून बोलते हैं इसमें। इसमें बोला गया कि जो ऋण किसी किसान ने मनी लेंडर से लिया है उसे 3 सालों तक ही वैलिड रहेगा। तो ये तो कब कहने वाली बातें हैं, बस लॉ बन जाता है, लेकिन बेचारों को दिक्कत तो होती है ना। इसीलिए इन द पिटिशन डेक्कन राइट्स कमीशन कलेक्टेड द रैयत सॉर्ट हाउ द प्रोसीजर वर्कड एंड व्हाट अनजस्टिस मैटर यूज्ड टू बी मनी लेंडर टू शॉर्ट चार्ज टू द रैयत।
इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि दक्कन दंगा आयोग जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, उसमें यही हुआ कि किस तरीके से मनी लैंडर्स किसानों का मिसयूज करते हैं, किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारे प्रोसेसेस को देखा गया। सारे डीड्स और बॉन्ड्स यानी कि जो भी भाड़ा पत्र था उन सबको इकट्ठा करा गया, पूरी तरीके से देखा गया। उसमें पूरी तरीके से देखा गया कि डीड्स एंड बॉन्ड्स के अंदर सही तरीके से क्या कहते हैं जो किसानों को लोन देना चाहिए वो नहीं है। जानबूझ के अंगूठों पे किसानों के साइन ले लिए जाते हैं और अंगूठों से साइन ले लिए जाते हैं, मतलब अंगूठे लगवा लिए जाते हैं उनके पेपर के, उनके कागज़ के, कि मनी लैंडर्स कहते थे कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ज़मीन कैप्चर कर लेंगे। ये भी एक बहुत तगड़ा लॉस था। तो मतलब किसान तो हर जगह से ही जा रहा था। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिटर्न चीज़ें होती हैं किसानों के पास वो कुछ भी नहीं थी, ना के बराबर थी। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ दक्कन दंगा आयोग बनाया गया। दक्कन दंगा आयोग सारे कांड होने के बाद सरकार ने डिसाइड करा कि हम ये चीज़ बनाएंगे। द डेक्कन कमीशन वॉज सेटअप गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे सॉरी टू इंक्वायर द कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स। ये वही है कि बॉम्बे के अंदर जो झगड़ा हुआ था, इतने सारे लोगों को जो मार दिया गया, क्यों मारा गया। ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट गई 1878 के अंदर, और इस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को एक सोर्स के रूप में पढ़ने की शुरुआत करी। और उन्होंने पता लगाया कि ऑफकोर्स अगर क्या कहते हैं ये आयोग जो है बनाया इसलिए गया था कि उस जिले से पूछताछ करी जाएगी और सारे रिकॉर्ड्स रैयत के, साहूकारों के, आई विटनेस के सबके दर्ज करे जाएंगे। सारे स्टैटिक्स डेटा को कलेक्ट करा जाएगा, रेवेन्यू रेट को, प्राइस रेट को, इंटरेस्ट रेट को, हर एक जगह को तय किया जाएगा। मतलब क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट भी तो देखेगी ना कि इसने कंपनी भी क्या करी थी उस टाइम पीरियड पे। दैट इज़ वाई ये सारे रिपोर्ट तैयार होने का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगी। उस समय के अन्नदाता तो वही थे। द कमीशन वॉज आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेवेन्यू डिमांड वॉज कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। कमीशन का काम मेन यही था कि पता लगाना कि आयोग जो है अगर रेवेन्यू जो डिमांड हो रही है वो किस तरीके से डिमांड हो रही थी, झगड़ा होने का कारण क्या था। इस पूरी तरीके से द कमीशन रिपोर्टेड द गवर्नमेंट डिमांड वाज नॉट कॉज द पीजेंट एंगर। उन्होंने कहा कि ये जो दंगा हुआ था ये किसानों के गुस्सों की वजह से नहीं था। ये पूरी तरीके से कमीशन ने बताया कि मनी लैंडर्स दोषी हैं इसके लिए। ऑफिशियल रिपोर्ट ये बताती है दक्कन आयोग की कि किस तरीके से दूसरे न्यूज़पेपर, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉर्ड्स, ओरल सोर्स, वो सब बताते हैं कि किस तरीके से मनी लैंडर्स पूरी तरीके से उनके साथ गलत किया करते थे। वो फेयर इंटरेस्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते थे और इस तरीके से ये सारी की सारी समस्या सामने आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द किसान स्टोरी, जिसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट और उसके बाद पूरी तरीके से रैयत वाली सेटलमेंट के ऊपर फोकस करा। दोस्तों एक और सेटलमेंट है महार वाली सेटलमेंट। जब हम यूपीएससी की क्लासेस शुरू करेंगे ना तो वहाँ पे आपको महार वाली सेटलमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।